दोस्तों, सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने लगूं। तो कल हम लोग 8वां लेसन पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे 9वां लेसन। तो 9वां लेसन है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसी को हम ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखेंगे हम लोग ऊंचाई किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पेड़ है या मीनार है या घर है, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए ये कोई मीनार है जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार हो गई। और मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। आदमी से और मीनार के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी, जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और यहाँ से जब ये आदमी मीनार की चोटी को देखेगा तो यहाँ भी एक रेखा बनता है। मान लीजिए ये दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। इसी को हम काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से आदमी देख रहा है मीनार की चोटी को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, एंगल बन रही होगी। तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। जब आदमी ऊपर की ओर मीनार की चोटी को देखेगा तो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आदमी देख रहा है ऊपर की ओर, तो ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, तो ऊपर से उन्नयन याद रखना। तो कितनी चीजें हो गई? दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्षैतिज रेखा ही दूरी होती है और ऊर्ध्वाधर को ही हम ऊंचाई बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो पिछले एक्सरसाइज में, यानी कि पहले एक्सरसाइज में 8.1 के पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़े थे? ये लंब होता था और ये आधार होता था, ये कर्ण होता था। तो हम लोग लंब, कर्ण और आधार पढ़े थे। आधार को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, कर्ण को दृष्टि रेखा बोलते हैं, लंब को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ये सब चीजें अभी क्वेश्चन में आगे आएंगे, इसीलिए हम अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये तो हो गया। और कोण भी हो गया, उन्नयन कोण। कोण दो प्रकार के होते हैं। ये उन्नयन, ऊंचाई और दूरी में कोण दो प्रकार के होते हैं। एक उन्नयन होता है और एक अवनमन होता है। तो मान लीजिए ये कोई मकान है। मकान के छत पे कोई लड़का बैठा है और वो यहाँ से सीधे देख रहा है, छत से सीधे देख रहा है, फिर नीचे भी देख रहा है। नीचे ऐसे ही तो देखेगा। जब नीचे देखेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और जो एंगल बनेगा तो इसी को हम अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये कोण और ये कोण समान होते हैं। उन्नयन और अवनमन कोण समान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इतनी चीजें तो आई होंगी समझ में ना, कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं और क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। कोण के बारे में भी पता चल गया कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लीजिए ये कोई क्या कह रहा है? खंभे के शिखर से बंधा हुआ। मान लीजिए कोई ये खंभा है, खंभा है तो ऊर्ध्वाधर होगा।
20 मीटर लंबी डोर पर, ये डोर है, डोर की लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। 20 मीटर हम लिख दिए। फिर कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभे के शिखर से बंधा है ना ये डोर। फिर यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, 30 अंश का हो, तो 30 अंश, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 30 अंश है। तो इसका हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो निकालना क्या है इसमें? कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंभा यही तो हम माने हैं, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ऊंचाई h है, ऊंचाई h मीटर है। तो हमको क्या क्या मिल रहा है? कर्ण मिल रहा है और लंब मिल रहा है। तो कर्ण और लंब किसका होता है? किसका फार्मूला होता है? तो पहली 8.1 के पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़े थे? लाल बटे कक्का, ये होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और सेक थीटा, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट में टेन का उल्टा होगा, सेक में कॉस का उल्टा होगा और कोसेक में साइन का उल्टा होगा। तो इतनी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें देखिए अब क्या दिया है? कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है। तो कर्ण और लंब किस में दिख रहा है बताइए? सेक में दिख रहा है। ये देखिए कर्ण और लंब, कर्ण और लंब साइन में दिख रहा है, तो साइन का लगाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है? BC है, तो BC बटे कर्ण कितनी है? AC। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे साइन 30 अंश इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है? h माने हैं, h रखेंगे। h नहीं तो BC ही रख देते हैं, h ना मानिए, BC ही रखिए। तो ये हो जाएगा BC बटे AC। AC की वैल्यू कितनी है? A और C 20 मीटर है, तो बटे में हम 20 लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, तो 1/2 लिखेंगे इक्वल टू BC बटे 20। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू BC इक्वल टू 20। अब देखिए BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC को हम यही लिखेंगे BC इक्वल टू, ये 20 को भी हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन 2 को हम जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणे का निशान है, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो बटे में होगा, तो बटे 2, 2 1 के 2, 2 दहा में 20। BC इक्वल टू 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी आई? 10 मीटर। और यही पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है कि कितने मीटर ऊंची वो पेड़ था। तो देखते हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, तो आंधी आया, पेड़ टूट गया, टूट के वो क्या कह रहा, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़
पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर तो यही है, तो जब टूटेगा तो ऐसे ही तो आएगा। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। फिर कह रहा है इसके साथ 30 अंश कोण बनाता है। तो इसके साथ 30 अंश कोण यही तो बनाएगा जब टूटा हुआ भाग जमीन से छू रहा है। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये दूरी कितनी है? 8 मीटर है। 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेड़ की टोटल ऊंचाई यही तो है, तो हमको ये निकालना है। तो इसका नाम दे देंगे ABC। इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु O है। अब देखिए OC OA के बराबर है ना, तो OC इक्वल टू OA। क्योंकि ये पेड़ की ऊंचाई है, इतना पेड़ टूटा है और वो जमीन से छू रहा है, तो दोनों की ऊंचाई बराबर ही तो होगी। तो OC इक्वल टू OA। तो यहाँ पे थीटा दिया है और आधार दिया है। निकालना क्या है? ये ऊंचाई निकालनी है। तो पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, मतलब ये टूटे हुए भाग की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये कर्ण और आधार किसमें है? कर्ण और आधार काश में है। तो काश का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इसको लिखेंगे काश थीटा, यहाँ पे लिखेंगे काश थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AB। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार AB है। AB इक्वल टू कर्ण कितना है? AO। कर्ण के स्थान पे AO लिखेंगे। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश है, तो यहाँ पे हम 30 की वैल्यू रखेंगे। तो cos 30 अंश इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 8 है, 8 लिखेंगे बटे OA की वैल्यू नहीं पता है, निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हम cos 30 की वैल्यू रखेंगे। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8 बटे OA। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणे OA इक्वल टू 8 दूनी 16। OA इक्वल टू 16 बटे √3। OA की वैल्यू कितनी आई? 16 बटे √3। तो जब ये 16 बटे √3 है तो ये भी तो 16 बटे √3 होगा। तो ये इसकी भी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है? O और B की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा फार्मूला रखें कि उसमें लंब मिले और आधार मिले? लंब आधार देखिए किसमें मिल रहा है? tan में मिल रहा है, तो tan रखेंगे। tan 30 अंश tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? OB बाई आधार क्या है? AB है बटे AB। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 30 अंश रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू OB की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे OB बटे AB की वैल्यू 8 मीटर है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इसके स्थान पे 1/√3 लिखेंगे इक्वल टू OB/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा OB इंटू √3। OB का गुणा √3 में कराएं और ये 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 आएगा। तो OB इक्वल टू 8 बटे √3। OB की वैल्यू इतनी आई, OA की वैल्यू इतनी आई।
और पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? तो ए सी, पूरे पेड़ की लंबाई क्या है? ए बी है, सॉरी बी और सी है। बी सी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी प्लस ओ सी। ओ बी की वैल्यू क्या है? ओ बी की वैल्यू 8/√3 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 8/√3 प्लस ओ सी की वैल्यू कितनी है? ओ सी की वैल्यू जो ओ ए की वैल्यू होगी, देखिए ओ सी इक्वल टू ओ ए, तो जो ओ सी की वैल्यू होगी वही ओ ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम ओ ए की वैल्यू रखेंगे, तो 16/√3। अब देखिए यहाँ पे हर समान है ना, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो इसको ऊपर वाला डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, 8 को और 16 को, तो हो जाएगा 24। 16 8 24 होगा /√3। अब देखिए यहाँ पे √3 है, तो नीचे रूट में है, तो इसको रूट हटाने के लिए √3 से हम गुणा कराएंगे अंश और हर में, तो √3 गुणे √3 इक्वल टू यहाँ पे 24 √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो क्या होगा? ये देखिए यहाँ से 3 × 3 इसको लिख सकते हैं ना, एक जोड़ा बन रहा है, एक 3 को हम बाहर लिखेंगे, यानी कि 3 को बाहर लिखेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो ये आ गया 8√3। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आई? 8√3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। मान लीजिए पार्क में कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, तो फिसलन पट्टी कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है, ये फिसलन पट्टी हो गई और इसी की लंबाई निकालनी है और ऊंचाई कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। कोण कितना दिया है? 30 अंश कोण पर झुका हुआ है, तो कोण दिया है 30 अंश, तो इसको ए बी सी मानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लंब दिया है और ये कर्ण पूछ रहा है, कह रहा है दोनों फिसलन प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, तो यानी कि कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण किसमें दिख रहा है? साइन में दिख रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश है, तो यहाँ पे हम 30 अंश रखेंगे, साइन 30 अंश इक्वल टू लंब कितनी है? 1.5 मीटर है, तो लंब के स्थान पे 1.5 मीटर लिखेंगे बटे कर्ण नहीं पता है, निकालना है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, 1/2 लिखेंगे इक्वल टू 1.5 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k का गुणा 1 में कराएंगे तो k आएगा इक्वल टू 1.5 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 1.5 का दुगुना कितना होता है?
होता है? 3 होता है। तो ये 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई? 3 मीटर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये तो 5 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए था ये फिसलन पट्टी, अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए निकालना है। तो कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब देखिए कितना आ गया, 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब अब फिसलन पट्टी और लंबी होगी। तो क्या यार 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कह रहा है 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? 60 अंश का, 60 अंश का। तो ये फिसलन पट्टी होगी, ये आपका फिसलन पट्टी हो गया। और इसी की वैल्यू निकालनी है फिसलन पट्टी की। तो A B C, तो ये होगा लंब हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है और थीटा भी दिया है। तो लंब और कर्ण किसमें आ रहा है? साइन में आ रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे? 60 अंश रखेंगे। साइन 60 अंश इक्वल टू लंब कितनी है? 3 मीटर। कर्ण कितना है? नहीं पता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल टू 3/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा k इंटू √3 इक्वल टू 2 तिहाई 6। तो k इक्वल टू 6 बटे √3 का, √3 से हम बराबर, √3 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये भाग में होगा, तो बटे √3। अब देखिए यहाँ पे √3 आया है, तो √3 हटाने के लिए क्या करेंगे? √3 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तभी तो √3 हटेगा। तो गुणा कराएंगे √3 बटे √3। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 6 √3 बटे √3 कितना √3 यहाँ पे लिखते हैं, 6 का गुणा √3 में होगा तो ये हो जाएगा 6 √3। तो √3 एक है और ये एक √3, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाए 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 2 √3। ये दूसरे के फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मान लीजिए ये मीनार है, ये मीनार है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, दूरी ऐसे ही तो होती है, क्षैतिज में ही तो होती है दूरी। तो कितनी दूरी कह रहा है? 30 मीटर कह रहा है। 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का शिखर ये है, तो कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो 30 अंश लिख दिए, मीनार का शिखर ये है और यहाँ से इसको हम मिला दिए, 30 डिग्री लिख दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ABC। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब BC की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में है?
tan में हमको दिख रहा है लंब बटे आधार, तो tan यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 30 रखेंगे। थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे। tan 30 अंश इक्वल टू लंब पूछ रहा है, आधार कितना है? 30 मीटर है। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल टू लंब बटे 30। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का गुणा l में होगा, √3 गुणे l, और 30 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 30 मिलेगा इक्वल टू 30। तो l इक्वल टू 30 बटे √3 है ना, तो इधर आएगा तो बटे में होगा, बटे √3। अब देखिए यहाँ पे भी बटे में √3 है, तो अब हम √3 हटाने के लिए क्या करेंगे? √3 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तभी तो √3 हटेगा। तो √3 गुणे √3, तो ये हो जाएगा 30 √3 बटे √3 तो कितना होगा? 1 3, तो ये 3 से कट जाएगा 30, तो ये आएगा 10√3 मीटर। तो मीनार की लंबाई कितनी आई? मीनार की लंबाई 10√3 मीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें डोरी की लंबाई निकालनी है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। किसकी? पतंग की। यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, तो कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि से डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश है। ये डोरी है और झुकाव कितना है? 60 अंश है। तो इसको हम A, B और C लिख सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है इसमें? कह रहा डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई, ये कर्ण आपसे पूछ रहा है। ये आधार है, ये लंब है। लंब और कर्ण किस में आ रहा है? साइन थीटा में आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अंश है, तो साइन 60 अंश इक्वल टू लंब कितनी है? 60 मीटर बटे कर्ण निकालनी है। कर्ण को हम ऐसे ही लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल टू 60 बटे k। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा k इंटू √3, k इंटू √3 इक्वल टू 60 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये कितना आएगा? 60 गुणे 2। तो यहाँ से k की वैल्यू जब निकालेंगे तो k इक्वल टू 60 गुणे 2 बटे √3 को हम नीचे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बटे √3। अब देखिए यहाँ भी √3 आ गया, तो √3 हम हटाएंगे, तो √3 बटे √3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 2 गुणे √3 बटे √3 3, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 20 आ गया। 20 का गुणा 2 में कराएंगे तो 20 दूना 40, 40 √3
3 मीटर। ये डोरी की लंबाई आ गई, पतंग के डोरी की लंबाई 40√3 मीटर आ गई।